हेलो एवरीवन। तो यार इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे यूपी टेक काउंसलिंग 2024 में सीट एलोकेट होने के बाद, तो भाई मेरे आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लेकर के जाने हैं। तो देखो यार, ऐसे तो आपके 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको साथ लेके जाने हैं। लेकिन उसमें से मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी बन पाया तो वो लोग नोट कर लेते हैं कि इस बच्चे के पास हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो कि हमें इससे बाद में लेना है। तो एट दैट टाइम वो आपका सीट जो आपको एलोकेट हुई है वो कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत मैंडेटरी हैं, आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेकर जाने ही जाने हैं। अगर आप उन्हें नहीं ले गए तो आपकी सीट जो एलोकेट हुई है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो यार इस जितने भी ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए यूपी टेक काउंसलिंग 2024 के लिए, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से कैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, और मतलब ऐसे लेकर के जाओ कि वो खुश हो जाए देख के, और मतलब तुमसे इतना प्रभावित हो, इतना तुमसे इंस्पायर हो जाए कि एकदम से तुम्हें कर दे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो मतलब तुम्हारे साथ, कुल मिला करके मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो देखो यार, नंबर 1 पे अब मैं सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से लेकर के जाने हैं। तो आपको ये नोट कर लेने हैं, किसी एक जगह नोट कर लो या इसी की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैं तो कहूँगा नोट कर लो, क्योंकि अभी और भी हैं नीचे लिखे हुए हैं। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ये ऊपर वाले बताने के बाद, देन सारे हो पाएंगे। तो आप इसे कहीं नोट कर लो, किसी नोटबुक वगैरह पे इसको लिख लो। अब सुनो मेरी बात। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों के पास होगी। जब आपने यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तब भी अपलोड करवाई होगी, तो ये आपके पास होगी ही होगी। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। देखो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है। जिस भी स्कूल में आप पढ़े हो वहाँ से आप इसको बनवा सकते हो। 100-200 रुपये वो आपसे लेंगे और आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे देंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होता ही है, जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको 12th की मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड करवाया होगा, जो भी आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, मतलब अगर आपके पास सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट है होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो या कोई एक्स आर्मी मैन हो, और भी जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में इंक्लूड होती हैं, वो सब अगर आपके पास है तो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है। 7th नंबर पे क्या है, जेईई मेंस फाइनल स्कोर कार्ड इन विच योर रैंक आर मेंशन। देखो, बात समझो। आपको जेईई मेंस का वो वाला स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा करके ले जाना है जिसमें कि आपकी रैंक मेंशन्ड हो। 2 रैंक होंगी, एक तो आपकी जो सीआरएल रैंक है वो होगी, और एक आपकी कैटेगरी रैंक होगी यदि आपकी कोई कैटेगरी है तो। ठीक है। तो वही वाला प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है जो फाइनल स्कोर कार्ड है, क्योंकि वही मान्य होता है। ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपके पिताजी का लगेगा अगर आप फी वेवर कैंडिडेट हैं तो। ठीक है। वो अगर आपका नहीं बना है तो बनवा लो, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आपने फ़ी वेवर कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर किया होगा तो उस टाइम पर ही इनकम सर्टिफिकेट लगाया गया होगा, तो ये होगा ही होगा, नहीं है तो बनवा लो। ठीक है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए जिसमें कि देखो आपकी अपडेटेड फ़ोटो हो और जो भी आपका मोबाइल नंबर है चालू है वो हो। ठीक है। कायदे में आप अपना खुद का फ़ोन नंबर दो तो ज़्यादा बेटर है। और देखो, आधार कार्ड में आपकी अपडेटेड फ़ोटो हो, अगर नहीं है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपको 29 से 4 के बीच में फिजिकल रिपोर्ट करना है। तो उसके पहले आप किसी भी सेंटर पर जाकर के कई बार बैंक्स में कैंप भी लगते हैं आधार कार्ड की फ़ोटो और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए। किसी भी आपके नज़दीकी बैंक में चले जाओ, वहाँ कैंप लगा होगा, वहाँ से जाके आप अपनी फ़ोटो और मोबाइल नंबर और भी जो चीज़ आपको अपडेट करानी है करवा सकते हो। ठीक है। लैमिनेट करवा के बढ़िया ढंग से रखो। ठीक है। अभी मैं इन सब के बारे में और भी चीज़ बताऊँगा और क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो, 3 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वैसे तो 3 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन भाई एडिशनल में डाल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है कहीं और लग जाए। तो 3 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप अपनी निकलवा लेना, और जो मर्ज़ी चाहे वो फ़ोटो नहीं निकलवानी, जो जेईई मेंस के टाइम पर आपने लगाई है, यानी जो जेईई मेंस के स्कोर कार्ड में आपकी फ़ोटो है। ठीक है। जो उसके एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, यानी जो फ़ोटो आपने जेईई मेंस के टाइम पे चलाई, वही फ़ोटो लगानी है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं अपनी मर्ज़ी से कोई लेटेस्ट में फ़ोटो लगवा लो। ठीक है। जो जेईई मेंस के टाइम पे फ़ोटो चलवाई है वही वाली फ़ोटो
आपको लेकर के जानी है अलग से 3 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। एक-एक बात को ध्यान से सुनना। फिर बात है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, जो कि आपको ये भी स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है? आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बन जाते हैं, ठीक है? आप अपने घर में अगर कंसल्ट करोगे किसी और से भी तो आराम से हर चीज़ हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आराम से बन जाएगा, स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है? एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट आप कैसे बनवाओगे? देखो, एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट में कुछ नहीं है, बस एक मोहर लगेगी, ठीक है? और 10-50 रुपए का आपका स्टाम्प पेपर आएगा, उस पर आपको ये सब चीज़ें उसमें मोहर लगा कर के और उसमें जो भी चीज़ें आपको लिखनी है। देखो, एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट का मेन उद्देश्य क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जैसे कि जो भी रैगिंग होती थी, जो सीनियर्स अपने जूनियर्स की करते थे और जब जूनियर्स सीनियर्स बन जाते थे तब भी, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी बच्चे की रैगिंग नहीं होगी, ठीक है? क्या होता था कि एक नियम आया था कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को सिखाएँगे, चीज़ों के बारे में बताएँगे, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन उसका सीनियर्स ने गलत फ़ायदा उठा लिया। वो जूनियर्स को परेशान करने लगे, उनकी रैगिंग करने लगे। तो इसलिए ये एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट है कि आप ना ही अपनी रैगिंग सहेंगे और ना ही जब आप सीनियर हो जाएँगे तो ना ही अपने जूनियर्स की रैगिंग करेंगे, ठीक है? इसलिए ये सर्टिफ़िकेट होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफ़िकेट है। बात समझ में आ रही है? सिंपली ये बन जाएगा, आप अपने आस-पास आपके यहाँ पे कोई अ, लोकेलिटी के आस-पास कोई आपकी जान-पहचान में कोई वकील हो, ठीक है? हर एक वकील का कॉन्टैक्ट टाइपराइटर से रहता है। वो टाइपराइटर एक एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट का पूरा आपका एक फ़ॉर्मेट निकाल देगा और वो वकील उस पर मोहर लगा देगा, ठीक है? और आप अपना जो भी आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ उसमें लिखनी-लिखानी हो, वो वकील बता देगा, ठीक है? तो आप किसी वकील से संपर्क कर लेना, आराम से हो जाएगा यार, सबके फैमिली लॉयर्स होते हैं, सबके संपर्क में वकील होते हैं, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट बन जाएगा और अभी बहुत समय भी है, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी ये 15 डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें मैं अभी आपको बताऊँगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे हैं जो बाद में ले जाओगे तब भी चलेगा, वो नोट कर लेते हैं, तो वो आपसे बाद में माँग माँग लेंगे। लेकिन कुछ अभी मैं ऐसे बताऊँगा, उन्हें नोटबुक में जहाँ भी आप ये नोट कर रहे हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नोट कर लो, वहाँ आप टिक लगा लेना। अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, ठीक है? तो प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जब आप फ्रीज़ कर दोगे, फ्लोट का तो खैर ऑप्शन ही नहीं, जब आप फ्रीज़ करोगे, तो फ्रीज़ करने के बाद जब आप पैसा जमा कर दोगे, तो आपके पास एक प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर आएगा, कंप्यूटर वाले भैया से कहना है इसका प्रिंट आउट निकाल दो, वो हमें दे दो। और फ़ी रेसिप्ट लेटर, यानी कि जो आप पेमेंट करोगे, उसके बाद में एक फ़ी रेसिप्ट निकलती है, उसको भी प्रिंट आउट निकलवा कर के आपको ले जाना है। उसमें बाकायदा लिखा होगा 20,000 रुपए आपने जमा करे, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो, और अगर एससी एसटी हो तो 12,000 जमा करे, वो लिख के आएँगे उसमें। और ट्रांज़ैक्शन नंबर, ट्रांज़ैक्शन डेट, सब कुछ उसमें मेंशन होगा, वो पूरी फ़ी रेसिप्ट होगी, वो आपको लेकर के जानी है, ठीक है? फिर बात आई गैप सर्टिफिकेट की। गैप सर्टिफिकेट क्या है कि मान लो किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया, तो वो उस 1 साल या 2 साल कहाँ रहा, ठीक है? तो उसके बारे में आपको बताना है, कुछ नहीं करना, आपको उसमें बता देना है कि मैंने जेईई मेन्स की तैयारी करी, या जो भी एग्ज़ाम से आप इसमें बैठे हो, आप यहाँ तक आए हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी करी, पढ़े, बस और कुछ नहीं। और सिंपली गैप सर्टिफिकेट बन के आपका तैयार हो जाएगा। इसका भी फॉर्मेट आता है, कंप्यूटर वाले भैया निकाल देंगे, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर लेना और बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब सिंपल सर्टिफ़िकेट है, आराम से, अभी बहुत टाइम है, धीमे-धीमे करके सब बनवा लो, ठीक है? अब देखो, टिक लगा लो तुमने जहाँ भी नोट किए हों ये सब डॉक्यूमेंट्स उस पे, कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफ़िकेट हैं जो तुम्हें लेकर जाने ही जाने हैं उस दिन। तो उसमें देखो यार, सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट, ठीक है? 12th की मार्कशीट, टीसी अपनी, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट, माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, सब कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, जेईई मेंस का फाइनल स्कोर, अगर एफडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो इनकम सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, 3 से 5 भाई फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ वाली, ठीक है? उसके बाद अगर कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट तुम्हारा नहीं भी बन पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि देखो, ये 15 के 15 डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, सब के सब दिखाओ इकट्ठे। लेकिन बाई चांस नहीं बन पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट टाइम पे नहीं बन पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुमसे माँगेंगे, लेकिन टाइम पे अगर ना बन पाए, उस दिन तुम अगर ना ले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुमसे बाद में ले लेंगे, ठीक है? प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ी रेसिप्ट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और गैप सर्टिफ़िकेट जो है, वो भी अगर तुम बाद में दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ऐसे समझो कि 1 से लेके 10 तक सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लेकर जाने ही जाने हैं, ठीक है?
और 11, 12, 13, 11, 12 और 15 ये जो डॉक्यूमेंट नंबर हैं, ये अगर तुम बाद में भी दिखा दोगे तो चलेगा, ठीक है? 11, 12 और 15, 13 और 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और फ्री रेसिप्ट लेटर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ तुम्हारी थी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन-कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उस दिन तुम्हें लेकर ही जाने हैं और कौन से तुम बाद में भी सबमिट कर सकते हो जिनका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? वो भी मैंने बता दिया। अब देखो बात कर लेते हैं जो मैंने नोट में लिखा है रेड कलर से। रेड कलर से क्यों लिखा? क्योंकि इस बात को अच्छे से समझ लो। ये कहते हैं नहीं है इंग्लिश में एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स उसके सामने प्रस्तुत करो कि वो तुमसे मतलब इम्प्रेस हो जाए। कैसे सुनो? जितने भी ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इनकी सबकी ज़ेरॉक्स करा लो, ठीक है? ज़ेरॉक्स करा के एक फ़ाइल में रख लो। बात समझ में आई? और जितने भी ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको ओरिजिनली मतलब ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, इनको दूसरी किसी डॉक्यूमेंट फ़ाइल में रख लो। यानी तुम्हारे पास ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल वर्ज़न में भी हों और इनकी फ़ोटोकॉपी भी हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ़ोटोकॉपी वो वहाँ पे सबमिट करवाएँ या जो भी करें तो तुम्हारे पास फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए एक अलग फ़ाइल में इन सभी डॉक्यूमेंट्स की और तुम्हारे पास ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट फ़ाइल में। देखो डॉक्यूमेंट फ़ाइल आती है बाज़ार में 150-200 रुपए की मिल जाती है, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेना। और जो ये फ़ाइल आती हैं जो तुमने स्कूल में प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाई होंगी, इनमें तुम सारी की सारी अपनी ज़ेरॉक्स रख लेना इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। बात समझ में आ गई? तो बहुत बढ़िया रहेगा और मैं तो कहता हूँ 2 फ़ाइल बना लेना ज़ेरॉक्स की और एक अलग से डॉक्यूमेंट फ़ाइल उसमें ओरिजिनल सारे रखना, ठीक है? 2 डॉक्यूमेंट फ़ाइल ज़ेरॉक्स वाली क्यों बनाना? क्योंकि हो सकता हो एक पूरी की पूरी वो सबमिट करवा लें, तो एक तुम्हारे पास फ़ोटोकॉपी की कम से कम रखी तो हो घर में। भाई जितनी चीज़ एडिशनल रहेगी उतना सही रहेगा, ठीक है? तुम्हारे पास जितना आइटम होगा ना तुमसे जुड़ा, उतना तुम्हें फ़ायदा ही रहेगा। चीज़ें कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये रेड कलर से लिखा। अब देखो यार आई होप तुम्हें ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मुझे लग रहा है। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है, तब भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाए तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यार भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर कर दो यार, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, तुमसे कोई फ़ीस, कोई चार्ज नहीं ले रहे। तुम्हें हर चीज़ बता रहे हैं भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से बहुत मदद होती है, ठीक है? और ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं, अपडेट लाते रहते हैं, ठीक है? अगर मान लो हम कोई वीडियो लाए और ऐसी जानकारी, बढ़िया जानकारी तुम्हें दी और तुम वो वीडियो से वंचित रह गए, तुम्हें वो वीडियो नहीं मिल पाया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमने वो वीडियो डाला? नहीं पता चल पाएगा ना। तो यार इसलिए सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी। अब तुम्हें इतनी सारी नॉलेज पता चली, ठीक है? कैसे पता चली? तुम आए, तुमने हमारा वीडियो ओपन किया, तुम्हें पता चला। अब तुम बिना सब्सक्राइब करे चले जाओगे, हम और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो वो तुमसे छूट जाएगी, तुम उसे नहीं देख पाओगे, ठीक है? हो सकता हो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो तुम्हारे लिए, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है यार, कोई चार्ज थोड़े ना लग रहा है। बहुत से यूट्यूब पे तुम देखो काउंसलिंग के लिए फ़ीस ले रहे हैं, कोई 9,000, कोई 10,000, कोई 3,000, कोई 2,000 बताओ। अरे यार बच्चा जेईई मेंस फोड़ के आया है, हैं? वो क्या काउंसलिंग भी नहीं करा सकता अपनी? जो तुमसे वो तुम्हें फ़ीस देगा, फिर वो तुमसे पूछेगा, फिर वो काउंसलिंग कराएगा, हैं? तो ये मूर्खता होती है कि उन्हें तुम पैसे दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि इतने तो तुम खुद होशियार हो यार, तुम जेईई मेंस फोड़ के आए हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जानते हो और काउंसलिंग के लिए उन्हें पैसे दे रहे हो, ठीक है? तो मेरा बस तुमसे इतना कहना है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना एक गलत बात नहीं है क्योंकि उससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, नोटिफ़िकेशन आएगा, हो सकता हो वीडियो तुम्हारे काम का हो तो तुम उसे देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना, उससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है और हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालते रहते हैं। तुम हमारे चैनल को विज़िट करना, तुम्हें ऐसे बहुत से वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है? पढ़ाई के भी और अवेयरनेस जो है काउंसलिंग के प्रति, तुम्हारी पूरी एडमिशन के प्रति, उसके मतलब बिहाफ़ पर, उसके बेसिस पर तुम्हें ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अच्छे से काउंसलिंग करा के आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी टीचर होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छा कॉलेज मिले और मेरी यही कामना है और बस भाई अपना प्यार ज़रूर दें चैनल को। बहुत-बहुत धन्यवाद।